जय हिंद, सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज से हम नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक वाइज क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीकली आपकी चलेगी और हर वीक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की टॉपिक क्लास टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है हमारी फिजिक्स की क्लास रहेगी और फिजिक्स की क्लास हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, बेसिक में हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है फ्रेंड्स, वो है वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन, यानी कि वेग, गति और त्वरण। इनके बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन, सबसे बेसिक चीज़ है ये हमारे फिजिक्स की, क्या होती है इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम कि क्या होती है, ताकि हमें क्वेश्चन करने में थोड़ी हेल्प रहे। तो फ्रेंड्स, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, डिस्टेंस यानी कि क्या, दूरी। अब ये दूरी क्या होती है? तो चला गया पथ, चली गई जो मार्ग है, रास्ता आपने तय किया है। अगर आप यहाँ पर हो और यहाँ से यहाँ तक आ गए हो, तो आपने कितना रास्ता तय किया है, कितना पाथ यहाँ पर आपने कवर किया है, वो क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। इसे कहा जाता है डिस्टेंस, यानी कि दूरी। अब दूरी को जो मापते हैं फ्रेंड्स, ये तो दूरी है, बहुत इजी है कि चलो यहाँ से यहाँ तक हम चले गए, दूरी तय हो गई। अब दूरी का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक भी ध्यान रख लीजिए। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। एम से डिनोट किया जाता है जिसे, ये इसका एसआई मात्रक होता है। और भी एग्जाम्पल मैं आपको दूरी के बता देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक सर्कल में घूम रहा है, मान लो यहाँ आया और यहाँ से यहाँ तक उसने दूरी यहाँ पर पहुँच गया, या इस बिंदु से शुरुआत हुई और यहाँ से आकर वापस इसी बिंदु पर आ गया, तो उसने कितनी दूरी तय कर ली है? ये सीधी रेखा में उसने दूरी तय करी थी। अब यहाँ वृत्त में सर्कुलर पाथ उसने तय किया है, तो यहाँ पर कितनी दूरी चलेगा, कितनी दूरी होगी? 2πr। 2πr क्यों हुई दूरी यहाँ पर? 2πr दूरी इसलिए हुई है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर उसने वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करी है, इसलिए दूरी क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि के बराबर, जो कितनी होती है? 2πr। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये होती है दूरी। अब हम दूरी के बारे में एक और बात बता दें, हर एक टॉपिक फिजिक्स में आप पढ़िए तो सबसे पहले उसकी एसआई यूनिट भी पढ़िए, उसकी डेफिनेशन भी पढ़िए, और तीसरी चीज़ ये पढ़िए कि वो कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है। तो दूरी चलने के लिए क्या आपको कहीं दिशा की ज़रूरत पड़ रही है? यहाँ पर मैं यहाँ से यहाँ गई, वापस यहाँ से यहाँ आ गई, तो मुझे कोई दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मैं किसी भी दिशा में कितनी भी दूरी तय कर सकती हूँ, उसमें कोई दिशा की ज़रूरत नहीं होती। ये क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये था फ्रेंड्स दूरी के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू, और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा डिस्टेंस के बारे में। चलिए अब हम थोड़ा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के बारे में पढ़ लेते हैं। विस्थापन क्या होता है? तो फ्रेंड, विस्थापन भी अगर मैं यहाँ हूँ और यहाँ से यहाँ तक आई, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो मैंने जितना रास्ता तय किया था, जितना मैंने पाथ कवर किया था, वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ? तय किया गया रास्ता या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी विस्थापन होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, विस्थापन और दूरी एक चीज़ नहीं है। विस्थापन में क्या है कि दो बिंदुओं के बीच में चली गई मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम दूरी, मिनिमम यानी कि कम से कम जो दूरी आपने कितनी तय करी है, वो विस्थापन होता है। और साथ ही साथ आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है कि कौन सी दिशा में आपने जो रास्ता है वो तय किया है। तो फ्रेंड्स, जैसे ये सर्कल का एग्जांपल में मैंने आपको दूरी बताया कि इसने दूरी 2πr तय करी। अगर यहीं हम विस्थापन की बात करें, तो मैं इस पॉइंट ए से चली और वापस ए पॉइंट पर ही आ गई, तो मैंने विस्थापन कितना तय किया? विस्थापन की डेफिनेशन क्या होती है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी दो बिंदुओं के बीच की। अब ए पर ही थी और वापस ए पर ही आ गई, तो यहाँ पर तो दूरी कुछ नहीं, ज़ीरो ही हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर विस्थापन क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। लेकिन दूरी फ्रेंड्स ज़ीरो नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। मैं ए पॉइंट से आई, ए पॉइंट से स्टार्ट करी थी मैंने चलना और ए पॉइंट पर ही वापस मैं आ गई,
तो यहाँ पर जो दूरी है वो ज़ीरो नहीं हुई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही कहती है कि दो बिंदुओं के बीच में आपने कितना रास्ता, कितना मार्ग तय किया है, लेकिन शॉर्टेस्ट, मिनिमम और विथ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं इधर जाती हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं ए से बी की तरफ जाती हूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा प्लस। अगर ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी है और जस्ट इसके अपोजिट में सेम ही डायरेक्शन में आ रही हूँ तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें दिशा मान्य होती है, दिशा की ज़रूरत पड़ती है परिणाम के साथ साथ। और एसआई यूनिट, क्योंकि दोनों ही क्या होती हैं, दूरी होती है, तो दोनों की जो एसआई यूनिट है फ्रेंड्स वो क्या होगी, सेम होगी। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डायरेक्शन का। दूरी क्या है, आपकी अदिश राशि है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपकी सदिश राशि है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट और दूरी होता क्या है। चलिए अब हम स्पीड और वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्पीड क्या होती है, पर्टिकुलर टाइम में आपने कितनी दूरी तय करी। मान लो मैं एक बिंदु ए पर हूँ और बी पर आए, ए से बी पर आने पर मैंने मान लिया 2 सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय करी। तो स्पीड यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर्टिकुलर टाइम में आपने कितनी दूरी तय करी है वो क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्पीड क्या है, क्या एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। तो फ्रेंड्स स्पीड में क्या हो रहा है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। पर्टिकुलर टाइम में आपने कितनी दूरी तय करी है वो स्पीड होती है। तो दूरी ही सदिश राशि नहीं है तो स्पीड भी क्या होगी, सदिश राशि नहीं होगी। ये भी क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें भी कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, आप कितने भी टाइम में कितनी भी डायरेक्शन में कितना भी चल सकते हो, वो हो जाती है आपकी स्पीड। अब हम वेलोसिटी यानी कि वेग की बात करते हैं। तो वेग भी क्या होता है, वेग डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता फ्रेंड्स, वेग होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बटा समय, ये होता है आपका वेग। वेग भी क्या होगा कि दो बिंदुओं के बीच में आपने पर्टिकुलर टाइम में कितना विस्थापन तय किया है, कितना विस्थापन कवर किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो होता है वेलोसिटी। तो इस तरह से वेलोसिटी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हमारा सदिश राशि हुआ, तो वेग भी क्या हुआ फ्रेंड्स, सदिश राशि हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम गति यानी कि चाल और वेग, इन दोनों में ये अंतर कर सकते हैं कि दोनों में से जो चाल है उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दोनों होती सेम है, दोनों का परिणाम सेम हो सकता है, लेकिन उनकी जो दिशा है वो ये अदिश राशि होगी और वेग क्या होगा, आपका सदिश राशि होगा। तो इस तरह से इन दोनों का ये डिफरेंस है। अब दोनों की हम एसआई यूनिट की बात करें, दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, आपने कितनी दूरी तय करी और दूरी क्या होती है मीटर में, और कितने समय में तय करी तो वो सेकंड। यहाँ पर भी एक तरह से दूरी ही है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से आपका पाथ ही है, लेकिन डायरेक्शन की ज़रूरत, इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है और इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा यूनिट दोनों की क्या होगी, सेम होगी, जो कि क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर एक और पॉइंट कवर कर देती हूँ, एमएलटी फार्मूला या फिर डायमेंशनल फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र, ये निकालना भी आप सीख लीजिए, विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर एम किसके लिए यूज़ किया है फ्रेंड्स, लंबाई, दूरी के लिए, और उसके लिए क्या यूज़ करते हैं एमएलटी में एल, और टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं टी। अब टाइम नीचे है, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m0LT-1, ये हो गया एमएलटी फार्मूला, विमीय सूत्र भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, निकालना आना चाहिए, ये बेसिक है। तो इस तरह से विमीय सूत्र कब निकाल पाओगे, जब आपको उसकी एसआई यूनिट पता होती है। एसआई यूनिट पता थी इसलिए मैंने यहाँ पर इसका विमीय सूत्र निकाल लिया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कैसे विमीय सूत्र निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी स्पीड और वेलोसिटी यानी कि गति और वेग। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। क्वेश्चन सारे जितने भी मैं करवा रही हूँ फ्रेंड्स मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन तो आईएमपी है कि अदिश और सदिश राशि वाला एक क्वेश्चन तो पेपर में आपके आता ही है, नर्सिंग असिस्टेंट हो चाहे टेक्निकल वाले हो।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी ध्यान रखिए दिशा की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, दिशा की कोई मान्यता नहीं रहती। दूरी, अभी मैंने आपको दूरी बताया क्या होती है, दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। विस्थापन तो एक सदिश राशि है। वेग, वेग भी क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन अगर सदिश राशि है तो वेग भी एक सदिश राशि हुआ, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। त्वरण, त्वरण हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, अभी आप नोटिस कर लीजिए कि ये भी एक सदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दूरी यानी कि डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फ्रेंड्स क्वेश्चन मैंने एक ही इंक्लूड किया, लेकिन कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन आपके घुमाकर पूछ सकते हैं कौन सी सदिश राशि है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो सदिश राशि कौन सी हो सकती है, आपको बहुत सारी अदिश राशि देके रखेंगे, उसके साथ एक सदिश राशि दे देंगे। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इन सभी में से सदिश राशि कौन सी होती है और अदिश राशि कौन सी होती है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर पूछ ले, आप उसका आंसर दे पाओगे। आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको समझना है। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से विस्थापन के विषय में कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन के बारे में कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। जी क्यों नहीं, ज़रूर हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर चली, यहाँ से मैंने अपनी जो मोशन है, अपनी गति शुरुआत करी और मैं यहाँ बी पॉइंट पर आ गई, तो मैंने कितना विस्थापन तय करा। मान लो ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन में मानती हूँ, धनात्मक दिशा अगर इसे माना जाए, तो मैंने कितना मान लिया 2 मीटर का विस्थापन चला, तो मेरा विस्थापन क्या हुआ, धनात्मक हुआ। अब ऋणात्मक कब होगा, अगर मान लो मैं बी से ए की तरफ जाऊंगी, तो मेरी ये डायरेक्शन अगर मैंने पॉजिटिव मानी थी फ्रेंड्स, तो ये डायरेक्शन क्या हो सकती है, मेरी नेगेटिव होगी। तो कितना, माइनस का 2 मीटर चली मैं, डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो ये ऋणात्मक भी हो सकता है। शून्य कब हो सकता है, मैंने ए से शुरुआत करी थी, मैं बी पे गई और फिर से कहाँ आ गई, ए पर आ गई, तो मेरा विस्थापन क्या हुआ। विस्थापन मैंने बताया है कि मिनिमम दूरी जहाँ से आपने गति करना शुरू किया और जहाँ पर ख़त्म किया, एंड किया, दोनों के बीच की मिनिमम दूरी, तो ए पर ही शुरुआत करी थी, वापस में ए पर ही आ गई, तो विस्थापन क्या हुआ, 0 हुआ। तो फ्रेंड्स विस्थापन तीनों हो सकते हैं, लेकिन यही बात अगर मैं दूरी के बारे में करूँ तो दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि दूरी तभी तय की जाती है जब वस्तु गतिमान अवस्था में रहती है। अगर मान लो मैं यहीं पर खड़ी हूँ, दूरी अगर मैंने तय करी है, उसका मतलब ये समझ लीजिए कि मैंने गति करी है। अगर मैं यहीं पर हूँ तो इसका मतलब क्या ही है, मैंने गति शुरुआत ही नहीं करी। तो अगर आप गति कर रहे हो तो दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती और ना ही ऋणात्मक हो सकती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ना तो नेगेटिव रहेगी फ्रेंड्स, और ना ही वो शून्य होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। विस्थापन परिणाम तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। हाँ, इसमें परिणाम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसिडर किए जाते हैं, करेक्ट है। यह एक सदिश राशि है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, ये एक सदिश राशि है। तो विस्थापन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाती है, तो इसकी दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करना है। एक वृत्ताकार पथ बना लिया मैंने, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर है फ्रेंड्स। अब ये क्या कर रही है, इस पर चक्कर लगा रही है, तो उसकी आपको दूरी बताना है। और मतलब एक चक्कर लगाया उसने, मान लिया हमने यहाँ से, उसने दूरी शुरू करी थी कार ने ए से, और वापस कहाँ पर आ गई, ए पर ही आ गई। एक चक्कर लगाने में उसकी दूरी और उसका विस्थापन बताइए। फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 1 राउंड, एक राउंड में, एक राउंड। तो यहाँ पर दूरी की बात करें तो दूरी मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया था, यहाँ से यहाँ तक चला, मतलब कितना, एक सर्कल कवर कर लिया, एक वृत्त उसने कवर कर लिया, और एक वृत्त कवर कर लिया तो कितना चल दिया, वृत्त की परिधि के बराबर, जो क्या होती है 2πr। अब यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू रख देते हैं हम, 22/7। आर कितना दिया है यहाँ पर, 7 मीटर, 7 से 7 कैंसिल, कितनी दूरी तय कर ली उसने, 44 मीटर। तो दूरी तो 44 मीटर आ गई। अब हम विस्थापन की बात कर लेते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फ्रेंड, शॉर्टकट में लिख देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से शुरुआत करी थी और फिर वापस यहीं आ गई, एक राउंड की बात कर रहे हैं ना,
तो यहीं पर आ गई, तो इसका मतलब विस्थापन क्या हुआ, इसका 0 हो गया, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ए और ए के बीच में कितनी है, वापस वहीं आ गया तो 0 हो गया। तो इस तरह से आपकी दूरी कितनी हो गई फ्रेंड्स, 44 मीटर हो गई। और विस्थापन कितना हो गया, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 44 मीटर दूरी और 0 उसका विस्थापन। तो फ्रेंड्स इस तरह से न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो कंसेप्ट ध्यान में रखना, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरी का विमीय सूत्र क्या होगा, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा। अभी मैंने बताया कि जो दूरी है, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, मीटर होता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मीटर लंबाई के लिए यूज़ करते हैं। अब एम यहाँ पर किलोग्राम के लिए यूज़ करते हैं, जो है नहीं इसलिए 0, एल की पावर 1, और टी भी नहीं है यहाँ पर इसलिए टी भी 0, तो एम 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया ताकि आपको विमीय सूत्र निकालना आ जाए। विमीय सूत्र किसी का भी पूछ सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी का पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं दूरी का ही पूछे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी 3 मीटर पश्चिम की ओर, चलिए पश्चिम की ओर गया, कितना, 3 मीटर, ये पश्चिम है। दिशा ध्यान रखिएगा, ईस्ट यानी कि पूर्व, वेस्ट यानी कि पश्चिम, नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ यानी कि दक्षिण। पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में गया 3 मीटर, और फिर 4 मीटर दक्षिण की ओर चला, दक्षिण यानी कि नीचे साउथ में 4 मीटर चला। तो इसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा, क्या होगा इसका विस्थापन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चला और यहाँ पर पहुँचा। अब विस्थापन क्या है, ए और बी के बीच की मिनिमम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वो क्या होता है, विस्थापन होता है। अब कैसे निकाले, ए से मैं सी पॉइंट पर गया मान लो, और सी से वापस से बी पर गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन होगा वो 7 मीटर होगा। तो ये नहीं हम मान सकते कि ये 7 मीटर का विस्थापन होगा, विस्थापन ऐसे नहीं निकाला जाता। विस्थापन आपको क्या करना है, विस्थापन निकालने का तरीका यही है कि वो जो दो बिंदु जिनके बीच में आपसे विस्थापन पूछा है उनके बीच में एक सरल रेखा खींच दीजिए, और वो सरल रेखा ही क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी, विस्थापन होगा। तो यहाँ पर ए है और बी है, दोनों के बीच में मिनिमम दूरी कैसे निकालेंगे। अब ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, 25 और ए बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, अंडर रूट लग जाएगा 5 मीटर। तो कितना आया, 5 मीटर इसका विस्थापन आया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 7 मीटर आ रहा था, तो जो ज़्यादा आ रहा था और ये 5 मीटर कम आ रहा है। तो इस तरह से अगर आपको विस्थापन निकालने के लिए एग्जाम में आ भी जाता है, तो जिन दो बिंदुओं के बीच में आपसे विस्थापन पूछा है उन दोनों बिंदुओं के बीच में एक सरल रेखा खींच दीजिए और उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, वो आ जाएगा आपका विस्थापन। राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पिंड का विस्थापन 0 है, इसके द्वारा तय की गई दूरी भी क्या 0 है या नहीं है, या फिर हो भी सकती है और नहीं भी, या फिर त्वरण पर निर्भर करती है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज 0, देन द डिस्टेंस कवर बाय इट ऑल्सो 0, नॉट 0, मे नॉट बी 0, डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, इसका आंसर आप मुझसे पहले भी दे सकते हो अगर आपको अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आ गया है तो, और नहीं आया है तो चलिए हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। किसी पिंड का विस्थापन 0 है, तो फ्रेंड्स विस्थापन 0 किस कंडीशन में आता है, अगर मान लीजिए वस्तु ने यहाँ से गति करना शुरू करी, ए से पॉइंट बी पर गया और बी से वापस कहाँ पर आ गया, ए पर आ गया, तो इस केस में विस्थापन क्या हो गया फ्रेंड्स, 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, क्योंकि मिनिमम दूरी दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की मिनिमम दूरी तो 0 हो गई, इसलिए विस्थापन 0 हो गया। अब यहाँ पर दूरी की बात करें, मान लीजिए इसने ए से बी पर गया 2 मीटर चला, फिर बी से आया तो फिर 2 मीटर चलेगा, तो दूरी तो इसकी 4 मीटर हुई, दूरी 0 नहीं हुई लेकिन विस्थापन 0 हो गया। ऐसे सर्कुलर कंडीशन में भी यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ पर आए, विस्थापन 0 हो जाएगा लेकिन दूरी 0 नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विस्थापन अगर आपका 0 है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब नहीं हो सकती है वो तो मैंने बता दी कि क्यों नहीं हो सकती है, लेकिन हो भी सकती है। दूरी 0 कैसे हो सकती है, विस्थापन 0, उसका मतलब हो सकता है उसने गति करी हो या नहीं करी हो, वहीं उसी जगह पर खड़ा हो,
तो इसका मतलब ये है कि इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। दो केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, गति करेगा तो इस तरह से ज़ीरो होगा, और गति नहीं करेगा तो उसका मतलब वहीं की वहीं पड़ी है वस्तु, उसने गति शुरू नहीं करी है, तो उस केस में भी आपका जो विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और इस केस में आपकी जो दूरी है, जब वो गति नहीं करेगा तो दूरी क्या हो सकती है, ज़ीरो। डिस्टेंस ज़ीरो तभी हो सकती है फ्रेंड जब वो गति नहीं करता है, तो इसका मतलब ये शून्य हो भी सकती है और नहीं भी, मे नोट भी ज़ीरो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता फ्रेंड कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है और गति करने के बाद भी उसका विस्थापन ज़ीरो आ रहा है, तो क्या उसकी द्वारा तय की गई दूरी ज़ीरो हो सकती है? उस केस में आपकी जो दूरी होगी वो नॉट ज़ीरो होगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि पिंड का विस्थापन शून्य है तो इसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो भी शून्य होगी। तो दूरी शून्य वाला केस वो हो सकता है जिसमें उसने गति नहीं करी और क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन नहीं किया। तो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन में देखना है कि गति कर रही है नहीं कर रही। ये गति वाला केस था, ये जो केस मैंने पूरा एक्सप्लेन किया जिसमें आपका विस्थापन ज़ीरो आ रहा है और दूरी ज़ीरो नहीं आ रही, तो इसमें क्या है, गतिमान अवस्था में है वस्तु। लेकिन ये जो केस है जहाँ पर स्थिर अवस्था में भी विस्थापन शून्य हो सकता है किसी पिंड का, तो इस केस में आपकी दूरी शून्य हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शून्य हो भी सकती है और नहीं भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य हो सकता है जब कोई वस्तु गति में हो? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ज़ीरो व्हेन पार्टिकल इज इन मोशन? अभी मैंने बताया अगर वस्तु गतिमान अवस्था में तब भी उसका विस्थापन क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। लेकिन गतिमान अवस्था में हो तो उसकी दूरी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती और उसकी स्पीड भी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो डिस्टेंस ही जब गतिमान अवस्था में तो दूरी कभी, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। तो इसका जो स्पीड है वो भी क्या होगी, ज़ीरो नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, विस्थापन। ध्यान रखिएगा, ये अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? वेग, गति, विस्थापन, त्वरण। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी तो क्या है भाई, सदिश राशि है, हमने अभी डिस्कस किया। गति कभी भी सदिश राशि नहीं हो सकती, क्योंकि गति क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक अदिश राशि है तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, तो ये करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है, त्वरण भी क्या है, एक सदिश राशि है। कैसे है वो आपको आगे पता चलेगा। चलिए तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हुआ, इसमें से अदिश राशि कौन सी है, स्पीड। वेग का एसआई मात्रक दे एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, टाइम की सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो इसकी क्या हुई एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट फ्रेंड्स क्या होगी, मीटर पर सेकंड। वेग का विमी सूत्र भी बता देते हैं, मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट है। मीटर के लिए क्या यूज़ करते हैं, एल, सेकंड, टाइम, टी। द्रव्यमान तो है ही नहीं, मल्टी फार्मूला होता है विमी सूत्र में, तो एम ज़ीरो हो जाएगा, एल वन हो जाएगा, और टी नीचे इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, एम ज़ीरो एल वन टी की पावर -1। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हुआ, एम ज़ीरो एल वन टी की पावर -1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। चलिए एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फ्रेंड्स कितनी होती है, 343.2 मीटर पर सेकेंड। चलिए स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति भी पूछी जाती है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, एक कार ए से बी तक कितना, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, और बी से ए तक कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, तो आपको उसकी औसत चाल बतानी है। तो फ्रेंड्स औसत चाल का फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2xy अपॉन में x + y। लेकिन ये फॉर्मूला आपको तभी यूज़ करना है जब दूरियां समान हो, जैसे यहाँ से a से b तक चला, वापस b से a तक आया, तो दोनों के बीच की दूरी तो समान है, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर x क्या है, 30, और y क्या है, मान लिया 20, 30 + 20 50, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 × 6 = 30, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 किलोमीटर पर आवर आएगी इसकी औसत चाल। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स टेक्निकल की जो 15 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, आईएमपी क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चन जो औसत चाल के पूछे जाते हैं।
इसके अलावा डिप में भी हम स्पीड से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन वो मैथ्स के सेशन में करेंगे। फिजिक्स में हाँ फिलहाल अभी ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया था क्योंकि एग्जाम में अभी पूछा गया था फिजिक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कार वृत्ताकार सड़क पर स्थिर गति से चल रही है तो उसका वेग क्या होगा। एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ पर कोई सी भी कार एक किस से स्पीड, इन्होंने क्या कहा है, कांस्टेंट है, नियत चाल से चल रही है, चाल फिक्स है, मतलब यहाँ पर आओगे तो उसकी चाल सेम रहेगी, यहाँ आओगे तो भी सेम रहेगी, यहाँ आओगे तो भी सेम रहेगी, यहाँ पर आओगे तो भी सेम रहेगी, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं है। तो क्या उसका वेग समान होना चाहिए। तो स्पीड तो उसकी समान है लेकिन वेग समान, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, वेग को समान होने के लिए, वेलोसिटी को यूनिफॉर्म होने के लिए कंडीशन ये है, कांस्टेंट होने के लिए कि उसकी जो स्पीड है यानी कि चाल है वो कांस्टेंट होना चाहिए, चाल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि उसकी जो दिशा है, दिशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दिशा परिवर्तित हो गई तो वो वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स सर्कुलर पाथ में अगर आप कोई सी वस्तु या कोई सी कार अगर मान लो गति कर रही है तो उसकी दिशा तो परिवर्तित हो रही है, यहाँ ऐसी दिशा है, यहाँ इधर ऐसी दिशा है चेंज हो रही है, हर बार हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो फ्रेंड्स अगर स्पीड तो कांस्टेंट है, हाँ एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कि स्पीड तो कांस्टेंट है, फिक्स है, नियत है, लेकिन उसकी जो दिशा है उसमें चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब ये क्या है कि जो वृत्ताकार सड़क है उसका जो वेग होगा वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, असमान। ध्यान रखिएगा ये कंसेप्ट कि नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या कंडीशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए प्लस उसका जो दिशा है वो क्या होनी चाहिए, वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर चेंज हो रही है उसका मतलब ये कि ये क्या है, असमान, नॉन यूनिफॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक समान गति से गतिशील वस्तु की गति के लिए दूरी समय ग्राफ। अब एक समान गति द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो फ्रेंड्स कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि मैं यहाँ से यहाँ चली, मैंने 2 मीटर की दूरी तय करी 2 सेकंड में, फिर यहाँ से यहाँ आ गई मैं, यहाँ पर भी मैंने 2 मीटर की दूरी करी 2 सेकंड में, मतलब पर्टिकुलर टाइम में समान दूरी तय करते हैं तो वो स्पीड क्या हो जाती है, उसकी कांस्टेंट हो जाती है, फिक्स हो जाती है। ऐसा ही नहीं कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, टाइम के साथ उसमें जो चेंज है, डिस्टेंस कवर कर रही है वो सेम ही कवर कर रही है, तो वो क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है। तो कांस्टेंट, जो चीज़ कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ध्यान रख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, यूनिफॉर्म है, नियत है, उसका जो ग्राफ होता है ना फ्रेंड्स वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, इस तरह की स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं कि आप ऐसी और ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये नहीं, इस तरह की स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है एक समान गति के लिए। हमेशा कुछ भी हो, एक समान गति हो, एक समान वेग हो, एक समान त्वरण हो, सभी के लिए ग्राफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं, सरल रेखा होते हैं। यहाँ पर गति का पूछ लिया, वेग का भी पूछ सकते हैं, त्वरण का भी पूछ सकते हैं। तो जो यूनिफॉर्म अगर शब्द आ गया है, कांस्टेंट अगर शब्द आ गया तो उसके लिए जो वो क्या होगा, सरल रेखा का ग्राफ होगा। चलिए अब हम आते हैं त्वरण पे, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहा जाता है। अब चेंज इन वेलोसिटी और वेग में परिवर्तन की दर, फ्रेंड्स दर की बात जब भी करते हैं तो उसके डिवाइड में हमेशा टाइम आता है, तो डिवाइड बाय टाइम, और ऊपर क्या आएगा आपका वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी क्या, चेंज इन वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम भी आप इसे मान सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो इस तरह से वेग क्या है, एक सदिश राशि है, तो त्वरण भी क्या हुआ, एक सदिश राशि ही हुआ, इसलिए ये क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी ऐसा यूनिट भी ध्यान रख लीजिए, क्या है, वेग, वेग की मैंने बताई मीटर पर सेकंड होती है, और एक और टाइम आ गया नीचे तो एक और सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एमएलटी फॉर्मूला भी इसका देख लीजिए, मीटर
किलोग्राम नहीं है तो m तो 0 हो जाएगा, मीटर के लिए l और सेकंड स्क्वायर तो t की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, mlt -2। ये होगा इसका विभव सूत्र। तो एक्सेलरेशन फ्रेंड्स क्या होता है कि वेग में कितना चेंज आ रहा है, वेग में परिवर्तन फ्रेंड्स क्या होता है, एक बार मैं डायग्राम की हेल्प से समझा दूँ। यहाँ से हम यहाँ तक गए और यहाँ से यहाँ तक गए, तो यहाँ से यहाँ तक उसने वेलोसिटी जो तय करी मान लिया v1 और यहाँ से यहाँ तक उसने v2 t टाइम में। तो वेग में परिवर्तन मतलब दो पॉइंट के बीच में जो वेग है v2 माइनस v1, वेग में परिवर्तन मतलब जो आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि त्वरण होता है क्या। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मैं आपको भी बता चुकी हूँ, निकालना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा त्वरण ज्ञात किया जाता है। तो फ्रेंड्स त्वरण को ज्ञात करने के लिए न्यूटन की 3 इक्वेशन होती है, उसमें से जो पहली इक्वेशन है v = u + at, इसकी हेल्प से आप त्वरण ज्ञात कर सकते हो। ये a यहाँ पर क्या होता है, त्वरण होता है, u क्या होता है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, और ये क्या होता है, एंडिंग, अंतिम वेग, और ये होता है टाइम। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, v - u डिवाइड बाई t = a। तो कौन सी इक्वेशन आई, v - u डिवाइड बाई t, ये होती है त्वरण की इक्वेशन। इससे त्वरण हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जब कोई पिंड एक समान वेग से गति कर रहा होता है तो उसका त्वरण क्या होता है। अब एक समान वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैं आपको समझा चुकी हूँ, जिसमें क्या होती है, स्पीड भी कांस्टेंट होती है और दिशा भी फिक्स होती है, दिशा में भी कोई चेंज, नो चेंज। ये दो चीज़ अगर हो रही है किसी भी गति में तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेग होगा, एक समान वेग होगा, एक समान वेग। डायग्राम से भी मैं आपको बता दूं एक बार और कि आपने यहाँ पर t1 टाइम में मान लिया 2 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करी, अगले 2 सेकंड में फिर आपने कितनी दूरी तय करी, 2 मीटर की। तो ये क्या हुआ, पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस, समान दूरी समान समय में तय की जा रही है, मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो वेग भी क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्म है, और दिशा भी क्या है, एक ही दिशा में जा रही है, दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वो एक समान वेग होता है। तो जब फ्रेंड्स एक समान वेग होता है तो उसका जो त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी, क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 - v1 डिवाइड बाई टाइम। अब इसका जो वेग है फ्रेंड्स, वेग क्या है, पर्टिकुलर टाइम में कांस्टेंट ही है, एक समान है। मान लो 4 किलोमीटर पर सेकंड इसका भी है, -4 किलोमीटर पर सेकंड इसका है 2 सेकंड में। तो वेग में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेग फिक्स है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 - 4 0 डिवाइड बाई 2, तो कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। तो जब भी एक समान वेग होगा तो उसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा। उसका मतलब ये है कि उसमें कोई त्वरित गति नहीं हो रही है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है उसके मोशन में त्वरण होता है कि नहीं होता है। तो त्वरण नहीं होता है, 0 होता है, नॉट एक्सेलरेटेड, उसमें एक्सेलरेशन मोशन नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को घुमा घुमा के 2-3 तरह से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में यात्रा करती है और समान समय अंतराल में इसका वेग समान मात्रा में बढ़ रहा है तो त्वरण क्या होगा। वेग अगर फ्रेंड्स यूनिफॉर्म है तो त्वरण 0 है, ये तो पक्का है। लेकिन अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में इस तरह से गति कर रही है और समान समय अंतराल में इसका वेग समान मात्रा से बढ़ रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में इसका वेग कितना हुआ, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक मान लिया 2 मीटर पर सेकंड, अगले पॉइंट में अगले 2 सेकंड में इसका वेग कितना बढ़ा, कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड। कितना बढ़ा, 2 से बढ़ा। अगले में हो गया 6 मीटर पर सेकंड, अगले 2 सेकंड में। तो कितना, 2 से ही बढ़ रहा है, मतलब इसका जो वेग है बढ़ तो रहा है लेकिन समान क्वांटिटी में बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है, मतलब एक जैसा ही बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 का अंतर आया, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ा, अगले 2 सेकंड में कम हो गया या बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं, अगर समान बढ़ रहा है, एक तरह से बढ़ रहा है कि अगले 2 सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड उसमें ऐड हो गया, फिर अगले 2 सेकंड में फिर उसमें 2 मीटर पर सेकंड ऐड हो गया, तो समान टाइप से अगर बढ़ता है, इक्वली बढ़ रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है ना फ्रेंड्स,
वो हमेशा क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, एक समान त्वरण। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और हमेशा ध्यान रखिएगा स्ट्रेट लाइन में ही ये पॉसिबल है। सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है यूनिफॉर्म होती ही नहीं है, तो उसमें एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधी गति, ऐसे करो या ऐसे करो, उसमें ही होता है। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका त्वरण यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और बढ़ रही है समान तरह से तो एक समान होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रेंड्स हमेशा एक तो बात ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। तो पहला अगर हम देखिए, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति, द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में क्या होता है कि चलो ऊपर से हमने एक पत्थर फेंक दिया, फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर नीचे आता है तो और ज़्यादा उसमें गति आती है, और नीचे आता है और ज़्यादा गति आती है। तो जब ध्यान रखिएगा कि जो फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी होती है, पिंड मुक्त रूप से गिरती हुई कोई सी वस्तु होती है, तो उसमें जो वेग होता है ना फ्रेंड्स, वो समान रूप से ही बढ़ता है। यहाँ पर अगर 2 हुआ तो अगले में 4 होगा, फिर 6 होगा, 2 से बढ़ रहा है, समान रूप से बढ़ता है। तो ये किसका उदाहरण है, एक समान त्वरण का उदाहरण है। दूसरा, हवा का प्रतिरोध अगर नगण्य हो, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एयर इज नेग्लिजिबल, देन सड़क के ढलान से नीचे जा रही, सड़क के ढलान से नीचे जा रही साइकिल की गति, सड़क के ढलान से अगर कोई सी वस्तु नीचे गिराते, साइकिल ही नहीं कुछ भी हो सकता है, तो उसमें भी क्या होता है, समान रूप से वेग बढ़ता है। यहाँ 2 है तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 होगा। तो ये भी क्या एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है एक समान त्वरण का। एक झुके हुए तल पर लुढ़कती हुई गेंद, साइकिल ले लीजिए या गेंद ले लीजिए, दोनों की बात सेम ही है, तो इसमें भी क्या होता है, एक समान त्वरण होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, उपरोक्त के सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ। अभी मैंने बताया था आपको कि एक समान यूनिफॉर्म की बात हो रही है, अगर वो एक्सेलरेशन हो, स्पीड हो, गति हो, वेग हो, कुछ भी हो, सभी के लिए जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, इस तरह का ग्राफ। तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कर्ड लाइन जो ग्राफ होता है, और मैं आपको बता दूं कि इस तरह का जो ग्राफ होता है इसको कर्ड लाइन ग्राफ बोलते हैं। ये हमेशा नॉन यूनिफॉर्म के लिए होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, आपका त्वरण हो सकता है, गति हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। नॉन यूनिफॉर्म शब्द आ जाए तो ये ग्राफ होगा, यूनिफॉर्म आ जाए तो ये एकदम सरल रेखा वाला ग्राफ होगा। चलिए, यदि एक कार चालक 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से यात्रा कर रहा है और ब्रेक लगा देता है, तो कार को 5 सेकेंड में आराम देता है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, आपको जो गति न्यूटन्स की जो तीनों इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है फ्रेंड्स अब आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन आप याद कर लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल करने में। और ये इक्वेशन मैं आपको हमेशा बता दूँ फ्रेंड्स, कौन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि समान त्वरण के लिए ये इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल होती है। सिर्फ ये इक्वेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन फॉलो नहीं करती है। तो जहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात होगी वहाँ पर न्यूटन की तीनों इक्वेशन की ज़रूर बात होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया, यदि एक कार चालक 10 मीटर सेकंड के वेग से यात्रा कर रहा है, मतलब उसका स्टार्टिंग वाला वेग उन्होंने इनिशियल वेग u कितना 10 मीटर पर सेकंड दे के रखा है। आगे बोला है कि ब्रेक लगा दिया, अब ब्रेक लगाने पर तो क्या हो जाएगा कि कार रुक जाएगी, तो रुक जाएगी तो फाइनल वेग कितना हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। और कितना टाइम, 5 सेकंड लेता है वो। तो आपको त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन बताना है, कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, पहली वाली। दूसरी इक्वेशन तब यूज़ करना है तब आपको हाइट या दूरी पूछी हो तब यूज़ की जाती है। तो पहली हमें त्वरण पूछा तो हम पहली वाली यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू कितनी है, 0, u की वैल्यू 10, ए पूछा है समय कितना 5 सेकेंड, 10 इधर आ गया माइनस हो गया, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू ए, 5 दूना 10। ए की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आई, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे यहाँ पर तो त्वरण नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव जो एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, मंदक यानी कि रिटार्डेशन। तो ये क्या है, रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन ही पूछा है इन्होंने। यहाँ पर वो रिटार्डेशन या मंदक भी पूछ सकते हैं त्वरण की जगह पे। तो आंसर क्या हुआ, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तो वस्तु की कौन सी गति होगी। क्या कहा है, वस्तु का विस्थापन s
डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट किया जाता है या फिर डी से भी डिनोट कर सकते हैं। किसके समानुपाती है, प्रोपोर्शनल किसके है, ये समय के वर्ग के, समय के वर्ग के प्रोपोर्शनल है तो वस्तु में कौन सी गति आएगी। हमने अभी न्यूटन की गति की समीकरण पढ़ी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2at²। अब अगर वस्तु प्रारंभ में गतिशील अवस्था में नहीं है, गतिशील अवस्था में नहीं होने से उसकी गति शुरू करती है, स्थित अवस्था से उसकी गति शुरू करती है, तो इनिशियल वेग तो उसका 0 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, 1/t at²। ये अगर हमने कांस्टेंट मान लिया और ये भी अगर हमने कांस्टेंट मान लिया तो s इज प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, t² के। और ये जो गति की समीकरण है मैंने अभी बताया किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन सी गति, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो एक समान त्वरण में न्यूटन की तीनों इक्वेशन एक समान त्वरण के लिए ही यूज़ की जाती है सिर्फ। और अगर इस तरह से क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है पेपर में, आईएमपी क्वेश्चन है, तो अगर तय की गई दूरी या विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें वो कौन सा मोशन हो रहा है, एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर वेग के लिए ग्राफ है। तो फ्रेंड्स ये सारे जो ग्राफ है, एक इस तरह से ग्राफ बन रहा है, एक कर्व वाला बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, किस तरह की स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो फ्रेंड्स कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है कि इसमें आप इस तरह का ग्राफ बना दो कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो मैं इस तरह का ग्राफ बना दूँ, ये नहीं। ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। और अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का जो ग्राफ है वो इस तरह का ग्राफ होता है तो उसमें होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि वेलोसिटी दे के रखी है और टाइम पूछा है, और आपसे पूछा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी किस ग्राफ में है। तो फ्रेंड्स कांस्टेंट वेलोसिटी कौन से ग्राफ में होगी, देखिए इस ग्राफ में अगर हम ध्यान से देखें तो टाइम तो बढ़े जा रहा है, इधर बढ़ रहा, लेकिन वेलोसिटी ऊपर जानी चाहिए ना, बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ रही है। उसका मतलब ये क्या है कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, टाइम बढ़े जा रहा है और वेलोसिटी की वैल्यू वही मान ली, यहाँ पर 2 है तो 2 की 2 ही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसमें टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ भी रही है और फिर धीरे धीरे कम भी हो रही है, तो ये तो नहीं है, ये है। इसमें वेलोसिटी भी बढ़ रही है और टाइम भी बढ़ रही है, लेकिन दोनों इक्वली बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो यूनिफॉर्म किसका हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया ये। इसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में कुछ इस तरह का ग्राफ है, तो इसमें भी शो नहीं कर रहा है यूनिफॉर्म। तो फ्रेंड्स यूनिफॉर्म कांस्टेंट हो गई है वेलोसिटी, कौन सा ग्राफ शो कर रहा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स अभी जो एनए का एग्ज़ाम हुआ है 26 फरवरी को, उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। वो किस टाइप का क्वेश्चन है लोगों को याद नहीं रहा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आए भी हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड से रिलेटेड क्लास। फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी, अगर पसंद आई हो आपको आज की क्लास तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की क्लासेस कंटिन्यू रखूं आपकी एग्जाम तक, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।